दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नुपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 5 जून के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 5 जून के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, डी आंसर सही है, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को इको दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 5 जून को विश्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और इसे इको दिवस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में स्वीडन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 119 देश शामिल हुए थे। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 119 देश शामिल हुए थे। इसके बाद 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। और साथ ही बता दें कि इस साल 2020 की थीम है प्रकृति के लिए समय। ठीक है, प्रकृति के लिए समय। इस 5 जून की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है प्रकृति के लिए समय। और इस दिवस को मनाया क्यों जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, कब इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 4 जून को। सी आंसर सही है हमारा, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन 4 जून को मनाया जाता है। यह 1982 के लेबनान युद्ध के पीड़ितों की पृष्ठभूमि में 1982 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कब? 1982 में स्थापित। और साथ ही बता दें कि इस दिन का उद्देश्य है दुनिया भर के बच्चों जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार है द्वारा सहन किए गए दर्द को स्वीकार करना। और यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। 1982 के द्वारा से मनाया जा रहा है इस 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन। ठीक है, चलिए साथ ही बता दें कि हाल ही में 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। साथ ही वैश्विक अभिभावक दिवस भी 1 जून को मनाया गया। और 2 जून को तेलंगाना के स्थापना दिवस मनाया गया और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखिएगा। ये तो था इंपॉर्टेंस डे से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने बेहद महत्वपूर्ण म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया, जिससे अब इनकी सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगी। दोनों देशों के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर? इसका आंसर है डी आंसर सही है, 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। और ये जो इसके तहत इन्हें जो समझौता हुआ, इसके तहत अब इनकी सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डों पर इस्तेमाल कर सकेंगी। ओके, साथ ही बता दें दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए, जिनमें से 7 समझौते और 2 घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। इस शिखर और ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ये जो बैठक हुई है पहली वर्चुअल शिखर बैठक है जो दोनों देशों के पीएम ने इसमें भाग लिया। और साथ ही बता दें कि ये जो दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए, जिनमें सबसे अहम डील है MLSM म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डे का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह का समझौता भारत ने अभी तक अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर के साथ किया है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 5वां देश बन गया है जिसमें सैन्य अड्डे इस्तेमाल करेगा भारत। ठीक है, साथ ही बता दें कि इस समझौते के मुताबिक अब भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को ऑस्ट्रेलिया के तेल टैंकर से कहीं भी ईंधन मिल सकता है और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाज़ों को यह सुविधा भारत देगा। ओके, और दोनों देशों ने साइबर और साइबर युक्त प्रौद्योगिकी तथा खनिज एवं खनन, सैन्य प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक शिक्षा तथा जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता किया। ठीक, ओके, आज किसने किया? भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। कि इसमें कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसमें
7 समझौते हैं और 2 घोषणा पत्र पर इस जो वर्चुअल शिखर बैठक हुई इसमें समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, चलिए साथ ही बता दें कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, किसी देश के किसी भी शहर से कैंट की सुविधाएं हासिल करने के लिए छावनी परिषद रक्षा मंत्रालय ई छावनी पोर्टल प्रोजेक्ट शुरू करेगा। इस प्रोजेक्ट में कितने कैंट को जोड़ा जाएगा? इसका आंसर है ए आंसर सही है, 5 कैंट को जोड़ा जाएगा। किसके द्वारा? छावनी परिषद रक्षा मंत्रालय ने ई छावनी पोर्टल प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें 5 कैंट को जोड़ा जाएगा। इसमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग तक छावनी परिषद की सुविधाएं अब एक ही ई पोर्टल पर होगी। देश के किसी भी क्षेत्र से संबंधित कैंट से ऑनलाइन संपर्क किया जा सकेगा और महानिदेशालय रक्षा संपदा न केवल देश के सभी 62 छावनी परिषदों को एक ई पोर्टल से जोड़ेगा बल्कि उस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों और सुविधाओं की निगरानी भी करेगा। ठीक है, कि छावनी परिषदों की संख्या कितनी है? 62। और अब इसे ई पोर्टल के द्वारा जोड़ा जा रहा है जिसमें जितने भी शिकायत सुविधाएं आएंगी उनकी निगरानी करेगा ये छावनी परिषद। और साथ ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर जितनी भी बुकिंग है सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग, इन सब सुविधाओं को ई पोर्टल के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए मंत्रालय ई छावनी पोर्टल बना रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के लिए इसमें लखनऊ, दिल्ली, पुणे, आगरा और सिकंदराबाद कैंट को जोड़ा जाएगा। ठीक, और लखनऊ समेत 5 कैंट पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किए गए हैं। आम नागरिक देश के किसी भी कैंट की सुविधा चुन सकते हैं। ठीक है, इसमें लखनऊ सहित 5 कैंट पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किए गए हैं और आम नागरिक देश के किसी भी कैंट से सुविधा अपना सकते हैं। ओके, और छावनी परिषद रक्षा मंत्रालय की स्वायत्त संस्था है जो नगर निगम की तरह म्यूनिसिपल सुविधाएं मुहैया कराती है। सैनिकों के रहने और अभ्यास करने वाले स्थान को छावनी या कैंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है ब्रिटेन। सी आंसर सही है, ब्रिटेन ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी करेगा। साथ ही बता दें कि ब्रिटेन के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई, जिसमें भारत सहित 50 से अधिक देशों, व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों और देश के नेताओं ने भाग लिया। ठीक है, कितने? 50, भारत सहित 50 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया और इसकी मेजबानी कौन करेंगे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी। ठीक है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन गावी को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन को गावी को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया। साथ ही बता दें कि अब ब्रिटेन के बारे में बात हो रही है, तो ब्रिटेन में हाल ही में गायत्री स्तर कुमार को ब्रिटेन की भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत किस राष्ट्र से उड़ानों को निलंबित किया जाएगा? इसका आंसर है चीन। डी आंसर सही है, चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आदेश जारी किया है कि जिसमें किसी चीन राष्ट्र से उड़ानों को निलंबित किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 3 जून 2020 को एक आदेश जारी किया जिसमें 16 जून 2020 से चीन से यात्री उड़ानों को निलंबित करने की बात कही गई है। और हाल ही में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंध विच्छेद करने की घोषणा की थी और साथ ही अमेरिका ने सीनेट ने चीन की कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज को हटाने का भी बिल पास किया था। और हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित किया है। ठीक,
चले, साथ ही बता दें कि हाल ही और आगे बढ़ते अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कोहाला पनबिजली परियोजना के कार्यान्वयन में कौन सा दो देश शामिल है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन कोहाला पनबिजली परियोजना कार्यान्वयन में ये दो देश शामिल है। चीन अरबों डॉलर की CPEC परियोजना के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1124 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजना लगाएगा। कितनी मेगावाट क्षमता की? 1124 मेगावाट क्षमता वाली बिजली परियोजना लगाएगा। कौन? पाकिस्तान के कब्जे में चीन लगाएगा। ठीक है, और CPEC के तहत 1124 मेगावाट क्षमता की कोहाला पनबिजली परियोजना स्थापित करने के लिए चीन के 3 गोजर कॉरपोरेशन, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्राधिकरण और PPIB के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। ठीक है, और यह परियोजना झेलम नदी का स्थापित की जाएगी और पाकिस्तान सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी और पाकिस्तान सेना के वाणिज्य इकाई के साथ 424 अरब डॉलर का अनुबंध किया। ठीक है, चलिए, और कोहाना पनबिजली परियोजना पाकिस्तान और चीन दो देश इसमें कार्यान्वयन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कौन सा शहर विश्व आर्थिक मंच के 91वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है बी आंसर सही है, दावोस। दावोस शहर विश्व आर्थिक मंच में के 91वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। साथ ही बता दें कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड और CEO है क्लॉस एम श्वास। ठीक है, और जो दावोस है वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और मुद्रा है स्विस फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किसने सीड्स को इस वर्ष का विश्व तंबाकू निषेध दिवस का पुरस्कार दिया? इसका आंसर है ए आंसर सही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सीड्स को विश्व तंबाकू निषेध दिवस का पुरस्कार दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक संस्था CCO इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को इस वर्ष का विश्व तंबाकू निषेध दिवस का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और सीड्स पिछले एक दशक से बिहार और झारखंड में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में संचालन में राज्य को तकनीकी सहयोग दे रही थी और सीड्स ने सरकारी, गैर सरकारी संस्था, मीडिया सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर तंबाकू नियंत्रण हेतु जबरदस्त माहौल पैदा किया और तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा 2003 के अनुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? सीड्स ने। और साथ ही बता दें कि सीड्स के प्रयास से दोनों राज्यों में पान मसाला, गुटखा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और अवैध हुक्का पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही हाल ही में किसने किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मिला है सीड्स को। सीड्स का फुल फॉर्म है CCO इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी। उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और साथ ही बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक है टेड्रोस एडनहॉम। ठीक, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नियुक्त हुए। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कहानी के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार जीता है? उनका नाम है, ए आंसर सही है हमारा, कृतिका पांडे ने। कृतिका पांडे, भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कहानी के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 जीता है, एशिया के क्षेत्रीय पुरस्कार। ठीक है, किसने जीता? कृतिका पांडे ने अपनी पुस्तक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए किसके द्वारा? राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 को जीता। ठीक, अब बता देते हैं, ये हैं कृतिका पांडे, ये इंडिया से हैं। और साथ ही
साथ ही बता देते हैं राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित लघु कथा के लिए प्रदान किया जाता है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के राष्ट्रमंडल नागरिक इसके लिए पात्र हैं। और भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने 2020 में द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार का प्रतिष्ठित सम्मान जीता। ठीक है, और साथ ही बता दें कि पुरस्कार 5 क्षेत्रीय विजेता एशिया, प्रशांत, अफ्रीका, कनाडा और यूरोप और कैरेबियन को दिया जाता है। ठीक है, इन 2 देशों को दिया जाता है। और 2012 में स्थापित राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार राष्ट्रमंडल से अप्रकाशित लघु कथा के लिए सर्वश्रेष्ठ टुकड़े के लिए प्रदान किया जाता है। कब स्थापित किया गया राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार? 2012 में। और साथ ही बता दें कि 2020 के पुरस्कार के लिए 5 क्षेत्रीय विजेता थे। अफ्रीका से नाइजीरियाई लेखक इनोसेंट चिजाराम इलो फॉर व्हेन अ वुमेन रिन्यूज इन मदरहुड, किसके लिए मिला गया? नाइजीरियाई के इनोसेंट चिजाराम इलो, ये हैं नाइजीरिया के, इनको मिला है फॉर व्हेन अ वुमेन रिन्यूज इन मदरहुड के लिए। इनकी बुक अफ्रीका के हैं ये, अफ्रीका नाइजीरियाई लेखक इनोसेंट चिजाराम इलो को मिला है उनकी बुक फॉर व्हेन अ वुमेन रिन्यूज इन मदरहुड के लिए उनको पुरस्कार मिला। और एशिया के लिए कृतिका पांडे को मिला। और साथ ही बता दें कनाडा और यूरोप की ब्रिटिश लेखक रेहान मार्टिन को, यह है रेहान मार्टिन, इनको मिस्टर जेनसेन वेंट के लिए मिला। ठीक है, ब्रिटिश लेखक रेहान मार्टिन भी मिस्टर जेनसेन वेंट के लिए मिला। और कैरेबियन है मफुटू के लिए जमैका के लेखक ब्रायन एस हिप को मिला। ठीक है, और प्रशांत द आर्ट ऑफ वेविंग के लिए ऑस्ट्रेलियाई लेखक एंड्रिया ई मैकलॉड को मिला। कौन है? एंड्रिया, ये ऑस्ट्रेलियाई लेखक है एंड्रिया ई मैकलॉड, इनको मिला है प्रशांत द आर्ट ऑफ वेविंग के लिए। ठीक, द आर्ट ऑफ वेविंग के लिए मिला एंड्रिया ई मैकलॉड को, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। और ब्रायन एस हिप, ये है ब्रायन एस हिप जो जमैका के हैं, उनको मुफुट के लिए मिला ये पुरस्कार। और ठीक है, और इंडिया में एशिया के लिए मिला है कृतिका पांडे को। ओके, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन है, महान फिल्मकार बासु चटर्जी का निधन 4 जून 2020 को हुआ था। उन्होंने किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? इसका आंसर है डी, आंसर सही है दुर्गा के लिए। फिल्म दुर्गा के लिए बासु चटर्जी ने राष्ट्रीय फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। जिनका बासु चटर्जी महान फिल्मकार थे जिनका हाल ही में 4 जून को निधन हो गया। ये हैं बासु चटर्जी जिनका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और उन्होंने अपनी फिल्म दुर्गा के लिए परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। और इसके अलावा उन्होंने 2007 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता था। इन्हें कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हुए हैं। ये बासु चटर्जी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था 5 जून के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए 4 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी? वो है भूटान। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की अनुमति दे दी गई है? वह है कोलकाता बंदरगाह का नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह होगा। सरकार के द्वारा भारत में निवेश को आकर्षित करने हेतु बनाए गए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? कैबिनेट सचिव के द्वारा की जाएगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा G7 का विस्तार कर किन देशों को शामिल करने की प्रस्ताव रखा गया? भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। भारतीय परिवारों द्वारा बच्चों को अनुशासन सीखने से संबंधित पेरेंटिंग मैटर्स एग्जामिनिंग पेरेंटिंग अप्रोचेस एंड प्रैक्टिसेस अध्ययन किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? यूनिसेफ के द्वारा तैयार किया गया है। कोविड-19 उपरांत भारत लौटे भारतीय नागरिकों के स्किल मैपिंग हेतु किस योजना की शुरू की गया है? स्वदेश योजना शुरू किया गया है ना। भारतीय नागरिकों के स्किल मैपिंग के लिए स्वदेश योजना शुरू किया गया। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस अध्यादेश को मंजूरी दी है? कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दिया। सरकार ने अनाज, दालों, तिलहन, खाद्य तेलों और प्याज और आलू के आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने हेतु किस अधिनियम के संशोधन की घोषणा की? वह अधिनियम है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। भारतीय कुश्ती संघ ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसे नामित किया है?
विनेस फोगाट को नामित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक डिफॉल्टरों के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट की कार्रवाई कितने महीने के लिए निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 6 महीने के लिए। किसने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है? वीरेंद्र नाथ दत्त ने। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? उदय कोटक जी ने। और फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं रवीश कुमार। और किसे पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? वह है सुशील कुमार सिंघल जी को पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था 4 जून का रिवीजन। आज हमने 5 जून के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।